दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में। 1833 का चार्टर अधिनियम में कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रावधान हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनको हमें जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वो कौन कौन से प्रावधान हैं उन सब को हम इस वाली वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था 1813 के अधिनियम पे, 1813 के जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या प्रावधान किए गए। ठीक है, इससे पहले हमने आपको फिर बताया था 1793 का अधिनियम में। ठीक है, फिर उसके बाद 1786 का अधिनियम। ठीक है, उससे पहले 1784 का अधिनियम, 1781 का अधिनियम, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इन सब के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहली वाली वीडियो में। तो आज हम आगे बढ़ाते हुए इसी सीरीज को 1833 के चार्टर अधिनियम पर बात करेंगे। और जो ये चार्टर अधिनियम 1833 का है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो कि आपको जानना बेहद ज़्यादा जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात तो जो ये 1833 का पहला जो प्रावधान था, पहला प्रावधान ये था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है, कि भैया 1773 का रेगुलेटिंग मैंने आपको बताया था, और 1773 के रेगुलेटिंग के तहत कि एक पद मिला था बंगाल का गवर्नर जनरल का पद। ठीक है, 1700 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो अब इस पद को, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मिला था, इसको बदलकर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया कि भैया अब यह है बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं बल्कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो 1833 के चार्टर अधिनियम में क्या बदलाव आया? पहली बात तो इसने बंगाल के गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, अब भारत का गवर्नर जनरल बनने से क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसको भारत का गवर्नर जनरल बनने की वजह से क्या हुआ कि जो एक तो बंगाल के गवर्नर जनरल के पास कौन कौन सी शक्ति थी, एक तो सैन्य शक्ति थी, एक नागरिक संबंधी शक्ति थी। तो अब ये सैन्य शक्ति और नागरिक संबंधी शक्ति किसके पास चली जाएंगी? भारत के गवर्नर जनरल के पास चली जाएंगी, क्योंकि इसके स्थान पे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया 1833 के अधिनियम के तहत। तो अब ये सैन्य और नागरिक संबंधी शक्तियाँ मतलब भारत के गवर्नर जनरल के अधीन हो गई। ठीक है, इसके बाद और क्या हुआ कि जो ये अधिनियम था, इसने पहली बार, इस अधिनियम ने 1833 के चार्टर अधिनियम ने पहली बार ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसने ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र, ब्रिटिश भारतीय वाला क्षेत्र था ना, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण बना लिया, प्रत्यक्ष रूप से अपना नियंत्रण बना लिया था। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जो भारतीय क्षेत्र आ रहे थे उनको ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में इसने अपना पूर्ण नियंत्रण बना लिया इस अधिनियम के तहत। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने 1873 के अधिनियम के तहत अपना पूरा नियंत्रण बना लिया ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों पर। उसके बाद जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, किसको बनाया गया? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक को। किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, तो ये मतलब ये जो पहला जो प्रावधान था, इससे क्या क्या हुआ? एक तो बंगाल के गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, और भारत का गवर्नर जनरल बना की वजह से जो शक्तियां बंगाल के गवर्नर जनरल के पास थी वो भारत के गवर्नर जनरल के पास चली जाएंगी। ठीक है, और इससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश भारतीय जो क्षेत्र थे उन पर ब्रिटिश सरकार ने अपना अच्छा क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, अच्छा पूर्ण तरीके से नियंत्रण बना लिया, सशक्त नियंत्रण बना लिया था। ठीक है, और जो पहले जो ऐसे जो गवर्नर जनरल थे, भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, पहला प्रावधान 1833 के अधिनियम में ये हुआ। अब बात करते हैं दूसरा प्रावधान क्या हुआ। दूसरा प्रावधान हुआ मद्रास और मुंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। देखिए, 3 प्रेसिडेंसियां थी। 3 प्रेसिडेंसियां कौन कौन सी थी? एक थी बंगाल, एक मद्रास और एक मुंबई।
ठीक है, ये 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। लेकिन जो बंगाल था इसका मतलब इस अधिनियम से 1833 के अधिनियम से पहले पहले इसका एक क्या था, एक अपना अलग पद था, बंगाल के गवर्नर जनरल। और इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ये जो 2 प्रेसिडेंसियाँ बच गई, मद्रास और मुंबई, इनके जो गवर्नर्स थे ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन थे। लेकिन अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है इसको खत्म करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब अब इसकी जो शक्ति है वो भारत के गवर्नर जनरल के पास चली गई। तो ये तीनों जो प्रेसिडेंसियाँ थी इनके जो अब गवर्नर्स हैं, ठीक है, वो क्या है, उनको विधायिका संबंधी जो शक्ति है उससे क्या कर दिया, वंचित कर दिया, कि कानून बनाने की जो शक्ति है वो मद्रास, मुंबई और बंगाल प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों से छीन ली गई। कानून बनाने की शक्ति इन गवर्नरों से ले ली गई थी, तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों से। ठीक है, अब कानून बनाएगी कौन, इनसे छीन ली तो कानून बनाएगा कौन, भारत का जो गवर्नर जनरल था। भारत का गवर्नर जनरल पूरे ब्रिटिश भारतीय जो क्षेत्र था उसमें विधायिक का संबंधी मतलब कानून बनाने का अधिकार किसको मिल गया, भारत के गवर्नर जनरल को बन गया। किसको, भारत के गवर्नर जनरल अब क्या बनाएगा, विधायिक का संबंधी कार्य करेगा, यानी कानून बनाने का कार्य करेगा। ये सारे अधिकार किसको दे दिए, भारत के गवर्नर जनरल को दे दिए। ठीक है, तो मद्रास और मुंबई और बंगाल इन तीनों प्रेसिडेंसियों से जो विधायिक का संबंधी जो शक्ति थी वो छीन ली गई थी 1833 के अधिनियम के तहत। ठीक है, अब बात करते हैं जब ये शक्ति इनसे छीन ली गई, ठीक है, किससे, बंगाल के गवर्नर जनरल, 3 प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों से। अब जब ये जो भारत की जो गवर्नर जनरल है इसने जो कानून बनाए, अब जो ये कानून बनाएगी, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल यानी 1833 के बाद जो ये कानून बनाएगी, ठीक है, वो नए कानून होंगे और उन नए कानूनों को क्या कहा जाएगा, एक्ट कहा जाएगा, यानी अधिनियम कहा जाएगा। ठीक है, और जो पहले कानून है यानी जो भारत के गवर्नर जनरल ने नहीं बल्कि बंगाल के गवर्नर जनरल ने बनाए हैं उनको क्या कहा जाएगा, उनको जो बंगाल के गवर्नर जनरल ने बनाया है उनको नियामक कानून कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, नियामक कानून कहा जाएगा। ये चीज़ मतलब आप नोट कर लीजिए कि जो भारत का जो गवर्नर जनरल पद जो मिला वो 1833 में मिलने के बाद जो कानून भारत का गवर्नर जनरल बनाएगा, विधायी संबंधी जो कार्य करेगा, उनको क्या कहा जाएगा, उनको अधिनियम कहा जाएगा, यानी एक्ट कहा जाएगा। और इससे पहले के जितने भी कानून हैं जो भी गवर्नर्स के द्वारा बनाए गए हैं, जो भी गवर्नर्स की काउंसिल के द्वारा बनाए गए हैं, उन कानूनों को नियामक कानून कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। कोई डाउट है तो आप फटाफट कमेंट कर दीजिए और पूछ सकते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं तीसरे प्रावधान की। तीसरा प्रावधान क्या हुआ था, जो ये 1833 का जो चार्टर अधिनियम था इसमें कंपनी ने विशुद्ध रूप से, ठीक है, विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई। जो कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो शुद्ध रूप से मतलब प्रत्यक्ष रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। अब तक क्या था, जो कंपनी जो थी व्यापार के रूप में क्या कर रही थी, अपना शासन चला रही थी, ठीक है, व्यापारिक तौर पर। अब उसने स्पष्ट कर दिया कि भैया जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जो प्रशासनिक कार्य करेगी, यानी वो एक तरीके से प्रशासनिक निकाय है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये चीज़ 1833 के अधिनियम में स्पष्ट कर दी गई थी। व्यापार संबंधी वाली जो भी गतिविधियाँ थी उनको समाप्त कर दिया गया और अब ये जो कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो प्रशासनिक निकाय बन गया 1833 के अधिनियम के तहत। ठीक है, बहुत बड़ा चेंजेज है ये, बहुत बड़ा चेंजेज है कि कंपनी 1833 का अधिनियम में क्या बन गया, एक प्रशासनिक निकाय बन गया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश भारतीय वाले जो क्षेत्र थे, ब्रिटिश भारतीय वाले क्षेत्र ब्रिटिश सरकार के तहत आ गए। ठीक है, किसके तहत आ गए, मतलब ब्रिटिश सरकार जो थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासनिक ढांचा था वो बहुत सशक्त बन गया, नियंत्रणकारी बन गया और ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों पर उसने अपना अच्छा नियंत्रण बना लिया था। किसके तहत, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत जो प्रावधान किया गया था प्रशासनिक निकाय का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, उससे। अब ये भी जो इसका जो अगला जो प्रावधान था, चौथा जो प्रावधान हुआ 1833 के अधिनियम की वजह से, वो चौथा प्रावधान क्या था, इस चौथे प्रावधान में जो ये चौथा प्रावधान था 1833 का, उसमें सिविल सेवक यानी सिविल सेवक जो थे यूपीएससी, आज के टाइम पे हम जो बोलते हैं यूपीएससी वाले, ठीक है, जो प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं इनका जो चयन होगा, ठीक है,
IAS IPS इन सब का जो चयन होगा, जो प्रशासनिक जो सिविल सेवक होंगे, ठीक है, इन सिविल सेवकों का जो चयन होगा, चयन करने के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया गया, ना कि क्या किया गया, केवल प्रयास किया गया था। ठीक है, 1833 के चार्टर अधिनियम में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया गया था, लेकिन यह क्या हुई, यह असफल हुई। असफल किसकी वजह से हुई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैंने आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बताया था। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया, इस खुली प्रतियोगिता का, सिविल सेवकों के चयन के लिए जो खुली प्रतियोगिता की प्रयास की जा रही थी, इसको क्या कर दिया, इसका विरोध कर दिया। और इसके विरोध के कारण, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण क्या कर दिया गया, यह जो प्रयास था ये क्या रहा, असफल रहा। ठीक है, तो केवल प्रयास हुआ था किसमें, 1833 के चार्टर अधिनियम में, और ये प्रतियोगिता खुली प्रतियोगिता हुई, आरंभ कब हुई थी, ये 1853 के चार्टर अधिनियम में, अगले वाले अधिनियम में होती है। 33 में बस केवल प्रावधान प्रयास होता है। ठीक है, तो ये था आज का चार्टर अधिनियम 1833 का। आशा करता हूं कि इसके जो चारों जो प्रावधान हैं बिल्कुल अच्छे से आपके समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन वाली बटन को हिट कर दीजिए। कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।